भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसमें ब्रिटिश काल का प्रभाव, भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश काल का क्या प्रभाव रहा। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि भारतीय प्रशासन जो है ऐतिहासिक दृष्टि से इसे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राचीन कालीन प्रशासन, दूसरा राजपूत कालीन प्रशासन, तीसरा सल्तनत कालीन प्रशासन, चौथा मुगल कालीन प्रशासन, पांचवा ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास और छठा स्वतंत्र उत्तर प्रशासन यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का प्रशासन इंडिया में। ठीक है, तो पहला जो है प्राचीन कालीन प्रशासन, इसके 7 भाग है। ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इसको वहीं पे एंड करके कह दिया था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th जो पार्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राचीन कालीन प्रशासन। ठीक है, प्राचीन कालीन प्रशासन का आरंभ जो है सिंधु घाटी सभ्यता काल प्रशासन से हुआ था। उसके बाद क्रम अनुसार ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल का प्रशासन, फिर महाकाव्य काल प्रशासन, बौद्धकालीन राज्य तथा प्रशासनिक चिंतन, फिर मौर्य शासन, फिर गुप्त प्रशासन। इस प्रकार मैंने आपको प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत टोटल 7 भागों को पढ़ाया था। ठीक है, अब आप लोग 2nd नंबर जो है भारतीय प्रशासन का 2nd जो है ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से 2nd नंबर पे है राजपूत कालीन प्रशासन। ठीक है, प्राचीन कालीन प्रशासन के बाद कौन सा प्रशासन था भारत में? राजपूत कालीन प्रशासन। फिर राजपूत कालीन प्रशासन के बाद सल्तनत कालीन प्रशासन आया। सल्तनत कालीन प्रशासन के बाद मुगल कालीन प्रशासन आया। उसके बाद मुगल कालीन प्रशासन के अंत के बाद ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास हुआ। फिर स्वतंत्र उत्तर प्रशासन हुआ। ठीक है, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब वहाँ से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रशासन हुआ उसको कहते हैं स्वतंत्र उत्तर प्रशासन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं राजपूत कालीन प्रशासन क्या है। एक एक करके हम लोग 3rd, 4th, 5th एंड 6th भी जानेंगे। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका PDF भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, राजपूत कालीन प्रशासन। राजपूत काल में राजा शासन का सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, राजपूत काल में राजा क्या होता था? शासन का सर्वे सर्वा होता था। राजा का पद वंश परंपरागत होता था। कानून, न्याय और शासन तीनों ही दृष्टि से राजा श्रेष्ठ होता था। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता था। मंत्री अपने अपने विभागों का प्रबंध करते थे। ये राजपूत कालीन प्रशासन की व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें राजा जो है सर्वे सर्वा होता था और राजा का पद वंश परंपरागत होता था। कानून, न्याय और शासन तीनों ही दृष्टि से राजा श्रेष्ठ होता था। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता था। मंत्री अपने अपने विभागों का प्रबंध करते थे, मैनेजमेंट करते थे। प्रत्येक राज्य में एक पुरोहित भी होता था जिसका पद मंत्री के समान होता था। अनेक उच्च श्रेणी के अधिकारी भी होते थे जैसे कि प्रतिहार, सेनाधिपति, आक्षपाटलिक, भिषक, नैमित्तिक और कृत। ये सब अधिकारी राजधानी में रहते थे और राजा के साथ इनका सीधा संबंध था। राज्य प्रांतों में विभक्त होता था। प्रायः युवराज या राजघराने के व्यक्तियों को ही प्रांत में शासक बनाया जाता था। प्रांत विभागों में विभक्त होता था। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था तथा उसके अधीन बहुत से कर्मचारी होते थे। विभाग का अधिकारी मालगुजारी एकत्र करने, न्याय करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। कोतवाल जैसा एक पुलिस अधिकारी प्रत्येक विभाग या जिले में रहता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, राजपूत कालीन प्रशासन में ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रबंध ग्राम सभाओं के हाथ में था। प्रत्येक ग्राम की एक सभा होती थी जो अपने क्षेत्र में शासन का सब कार्य संभालती थी। स्थान और काल भेद से ग्राम सभाओं के संगठन भिन्न भिन्न थे। ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रामणी नामक कर्मचारी करता था।
शासन की सुविधा हेतु अनेक समितियों का निर्माण किया जाता था तथा उन्हें विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते थे। ग्राम के क्षेत्र के झगड़े निपटाना, बाजार का प्रबंध करना, कर वसूल करना, जलाशयों, खेतों, चारागाहों आदि की देखभाल करना, मार्गों को ठीक हालत में रखना आदि कार्य ग्राम सभाओं के कार्य क्षेत्र में दिए हुए थे। शत्रुओं और डाकुओं से गांव की रक्षा करना ग्राम संस्थाओं का कार्य था। ग्राम संस्था ग्राम क्षेत्र से राज्य के लिए वसूल किए जाने वाले करों को एकत्र करने के लिए भी उत्तरदायी था। नगर का प्रबंध करने के लिए पट्टन अधिकारी नामक अधिकारी होता था। यह अधिकारी वे सभी कार्य करता था जो आजकल नगर पालिका के कार्यपालिका अधिकारी करते हैं। तो ये हो गया राजपूतकालीन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से तीसरा प्रशासन है सल्तनत कालीन प्रशासन। चलिए जानते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन कैसी थी। सल्तनत काल का प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन था। ठीक है। सल्तनत काल का प्रशासन कैसा था? सैनिक प्रशासन था। दिल्ली के सुल्तान निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक थे। दिल्ली के सुल्तानों को अपने शासन के प्रारंभ से ही अधिकारियों की एक व्यवस्थित श्रृंखला युक्त व्यवस्था करनी पड़ी। सल्तनत में सुल्तान का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और सब राजनीतिक, कानूनी और सैनिक अधिकारी उसे प्राप्त थे। सल्तनत काल का प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन था। दिल्ली के सुल्तान निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक थे। दिल्ली के सुल्तानों को अपने शासन के प्रारंभ से ही अधिकारियों की एक व्यवस्थित श्रृंखला युक्त व्यवस्था करनी पड़ी। सल्तनत में सुल्तान का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और सब राजनीतिक, कानूनी और सैनिक अधिकार उसे प्राप्त थे। वह राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार वह प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी था और सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति था। वह कानून और न्याय व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी था। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। सुल्तान स्वयं प्रधान न्यायाधीश का काम करता था और अन्य न्यायाधीशों के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करता था। शुरू में भारत में तुर्की प्रशासन पूर्णतः सैनिक प्रशासन था। देश को कई इक्तों यानी इलाकों में बांट दिया गया था और उन्हें प्रमुख सेनापतियों को सौंप दिया गया था। ये सेनापति जो इक्तादार कहलाते थे, अपने इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सरकार का देय भूमि कर भी वसूल करते थे। इसी एकत्रित धन से वे प्रशासन और अपने अधीनस्थ सैनिकों के वेतन आदि पर खर्च करते थे जो उन्हें राज्य की सेवा के लिए रखने पड़ते थे। इक्तादार अपने इलाके के स्वामी नहीं होते थे। उनका कार्यकाल शासक के उनसे प्रसन्न रहने तक ही होता था। इक्तादार का एक स्थान से दूसरे स्थान तक तबादला भी हो सकता था। सुल्तान की मदद के लिए मंत्री होते थे जिनकी नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था और वे सुल्तान के प्रसन्न रहने तक अपने पद पर बने रह सकते थे। प्रशासन में प्रमुख पद वजीर का था। प्रारंभ में वजीर कोई सेनापति ही होता था। 14वीं शताब्दी में वजीर को कर विशेषज्ञ माना जाने लगा था और उसके अंतर्गत आय एवं व्यय का लेखा जोखा करने वाला एक बड़ा विभाग आ गया था। मोहम्मद तुगलक कर विभाग की व्यवस्था पर बहुत ध्यान देता था। तुगलक के वजीर ख्वाजा जहां का सम्मान दूर दूर तक होता था और मोहम्मद तुगलक जब भी विद्रोहों को दबाने के लिए बाहर जाता था, राजधानी की देखभाल भी वही करता था। व्यय का परीक्षण करने के लिए एक महालेखा परीक्षक और आय का परीक्षण करने के लिए एक महालेखाकार था। ये दोनों वजीर के नीचे काम करते थे। व्यय का परीक्षण करने के लिए एक महालेखा परीक्षक और आय का परीक्षण करने के लिए एक महालेखाकार था। ये दोनों वजीर के नीचे काम करते थे। वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवाने अर्ज अथवा सैनिक विभाग का था।
ठीक है। वजीर के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था? दीवान-ए-अर्ज अथवा सैनिक विभाग। इस विभाग का अध्यक्ष आरिज मुमालिक कहलाता था। आरिज सेना का सर्वोच्च सेनापति नहीं होता था, क्योंकि सेना की कमान स्वयं सुल्तान के हाथ में होती थी। आरिज के विभाग का प्रमुख कार्य सेना की भर्ती, उसे अस्त्र शस्त्र से लैस करना और उसमें वेतन बांटना होता था। भारत में आरिज के विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग के कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की नियमित हाजिरी पर बहुत बल दिया। उसने ही सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई तथा सैनिक घटिया किस्म के घोड़े ना ले आए। अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने ही सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई ताकि सैनिक घटिया किस्म के घोड़े ना ले आए। हर सैनिक का विस्तृत लेखा भी रखा जाता था। अलाउद्दीन ही पहला सुल्तान था जो सेना का सारा वेतन नकद देता था। उससे पहले तुर्क सैनिकों को वेतन का भुगतान करने के लिए दोआब में कुछ गांव दे दिए जाते थे। इन सैनिकों ने इन गांवों पर अपना अधिकार वंशानुगत मान लिया था और शासन की सेवा करने के लिए बहुत बूढ़े और कमज़ोर होने पर भी अपने पद छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। इनके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण विभाग और थे, दीवाने रिसालत और दूसरा दीवाने इंसा। पहला धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थानों तथा योग्य विद्वानों और साधु पीर आदि को वजीफे देने का काम देखता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो अधिकतर मुख्य काजी होता था। मुख्य काजी न्याय विभाग का अध्यक्ष भी होता था। काजी मुस्लिम कानून यानी शरीयत पर आधारित नागरिक कानून की देखभाल करते थे। हिंदू अपने वैयक्तिक विधान के अंतर्गत आते थे, जिनके आधार पर गांवों में पंचायतें और नगरों में विभिन्न जातियों के मुखिया निर्णय करते थे। अपराध कानून सुल्तान द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित था। दीवाने इंसा राज्य के पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सुल्तान तथा अन्य प्रभुता संपन्न शासकों के बीच और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सारा औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार उसका उत्तरदायित्व था। इनके साथ साथ कई और विभाग थे। शासक साम्राज्य के विभिन्न भागों में हो रही गतिविधियों की खोज खबर रखने के लिए जासूसों की नियुक्ति करता था। ये जासूस वरीद कहलाते थे। केवल वही सामंत मुख्य वरीद बनाया जाता था जो शासक का सबसे अधिक विश्वास पात्र होता था। फिरोज तुगलक ने गुलामों के मामलों के लिए एक अलग विभाग बनाया था। इन दासों में से अनेक शाही कारखानों में काम करते थे। इन कामों की देखभाल करने वाला अधिकारी वकीले दर कहलाता था। फिरोज ने लोक निर्माण का एक अलग विभाग भी खोला। इस विभाग ने नहरें खुदवाई और लोक भवनों का निर्माण करवाया। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासन प्रणाली और देश में उससे पूर्व की शासन प्रणाली में कई समानताएं थी। दोनों प्रणालियों में शासक ही कार्यकारिणी और सेनाओं का प्रमुख होता था तथा न्याय का स्रोत माना जाता था। दोनों प्रणालियों में उसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होते थे। शासन चलाने के लिए निम्न स्तरों पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। भूमि कर वसूल करने वाले व्यक्ति भी लगभग समान थे। अब इसके बाद आया मुगलकालीन प्रशासन। भारतीय शासन की बागडोर मुगल सम्राटों के हाथों में आने के बाद उन्होंने अपनी सुविधा, प्रज्ञा और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था में भी अनेक परिवर्तन किए। विशेष रूप से अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627 तथा शाहजहां 1627 से 1658 ने अपने काल में अनेक नवीन परिवर्तन किए। ठीक है, याद रखिए, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां ने राजपाट किया। ठीक है, उन्होंने अपने काल में अनेक नवीन यानी नए परिवर्तन किए। इन सब में सम्राट अकबर में विलक्षण एवं उच्च प्रशासनिक क्षमता थी।
जिसका उसने अनेक नवीन प्रशासनिक कदमों की शुरुआत अथवा असामयिक परंपराओं का अंत करके परिचय भी दिया। मुगल काल में प्रशासनिक क्षेत्र में सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसमें शासक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं शक्ति का एकमात्र पुंज अथवा स्रोत हो गया। प्रशासन के समस्त गतिविधियों पर वही नियंत्रण करता था तथा इस हेतु वह अपने कर्मचारियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी भी रखता था। अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक तथा कर व्यवस्था जहांगीर तथा शाहजहां ने मामूली परिवर्तनों के साथ कायम रखी, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी व्यवस्था ऐसी थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता। वर्तमान प्रमाण के आधार पर ऐसा लगता है कि मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष यानी 1574 में किया था। उसने साथ ही साथ प्रशासन का भी सुधार किया और जात तथा सवार की व्यवस्था भी आरंभ की। जात की पदवी किसी व्यक्ति की हैसियत की सूचक थी तथा उसका वेतन भी इसी आधार पर निश्चित होता था। 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब के लिए 66 वर्ग थे, यद्यपि 5,000 से अधिक की पदवी राजकुमारों को दी जाती थी। प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है, अकबर पूर्णतया निरंकुश शासक था। वह अपनी सहायता के लिए मंत्री नियुक्त करता था जो सलाहकार मात्र थे। वे कभी भी उसके द्वारा पदच्युत किए जा सकते थे। सम्राट के बाद सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री होता था। प्रारंभ में प्रधानमंत्री का संबंध माल और दीवानी से ही था। सेना का संचालन तो वह यदा कदा यानी कभी कभी ही करता था। वित्त मंत्री का कार्य मालगुजारी वसूल करना तथा अन्य कर निर्धारण करना था। मीर बख्शी सेना में भर्ती, पंजियों की तैयारी, मंसूबों की सूची बनाना, वेतन की नियमावली आदि कार्य करता था। प्रशासन की दृष्टि से अकबर ने अपने समस्त राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रांत का समस्त शासन प्रांत की राजधानी में केंद्रित था। सूबेदार की नियुक्ति स्वयं अकबर करता था। अपने सूबे का शासन वह अपने अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से चलाता था। सूबे का दूसरा अधिकारी प्रांतीय दीवान था। उसके प्रमुख कार्य आर्थिक मामलों की देखभाल करना था। यह केंद्र के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता था। माह में 2 बार उसे सूबे का हाल लिखकर शाही दीवान के पास भेजना पड़ता था। सूबे जिले में विभक्त थे। हर जिले में एक फौजदार, अमलगुजार, कोतवाल और एक खजानेदार होता था। इस सबका प्रमुख फौजदार होता था। माल कलेक्टर की नियुक्ति सर्वप्रथम अकबर ने की थी। वह भूमि कर वसूल करता था। इसे करोड़ी कहा जाता था। प्रत्येक करोड़ी के अधीन एक जिला होता था जिसकी आय 2.5 लाख रुपए होती थी। अमीन कृषक और सरकार के बीच का मध्यस्थ होता था। अकबर ने ग्राम पंचायतों की ओर भी ध्यान दिया था। उसने उनको वैधानिक रूप में न्याय करने वाली संस्थाएं स्वीकार कर लिया। प्रशासक के रूप में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी शासन प्रणाली कायम की। उसके समय में उसके संपूर्ण राज्य में एक से सिक्के प्रचलित थे तथा कर वसूली भी एक ही प्रणाली से की जाती थी। परिणाम स्वरूप राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित हुई। शाहजहां ने अपने शासनकाल में इस ओर प्रारंभ से ही पर्याप्त ध्यान दिया। उसने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करना आरंभ किया था। शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। उच्च कोटि के प्रशासनिक क्षमता वाले एवं सैन्य गुटों से युक्त व्यक्ति को प्रांत अधीश यानी गवर्नर के पद पर आसीन किया जाता था। शाहजहां न्याय पसंद था। जहांगीर के नियमों में कुछ परिवर्तन कर उन्हीं के आधार पर न्याय करता था। उसका दंड विधान कठोर था। औरंगजेब मुगल काल का अंतिम बादशाह था। सारे साम्राज्य को उसने शासन प्रबंध की दृष्टि से 21 सूबों में बांट रखा था। हर सूबा एक सूबेदार के अधीन था। शासन के प्रारंभिक काल में उसका शासन प्रबंध सुचारू रूप से चला।
कालांतर में दूर सूबेदारों पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ता गया। उसने अपने शहजादों को शासन प्रबंध से दूर रखा, यह सोचकर कि कहीं वे उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दे। इसी कारण से उसने सत्ता का विकेंद्रीकरण भी नहीं किया। शासन व्यवस्था के समस्त कार्य वह स्वयं देखता था तथा मंत्रियों पर निर्भर नहीं रहता था। इन्हीं कारणों से वह अपने शासन में असफल रहा। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में कर्मचारियों की भर्ती के निश्चित नियम न होते हुए भी उनकी लोक सेवा कुशल थी। मुगल कालीन प्रशासन का गठन नौकरशाही की पदसोपानबद्ध पद्धति के अनुसार ही था। मुगल कालीन प्रशासन के संगठन को 3 स्तरों पर विस्तार से समझा जा सकता है। ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन के संगठन को 3 स्तरों पर विस्तार से यानी इन डिटेल समझा जा सकता है। पहला है मुगल साम्राज्य में केंद्रीय शासन, दूसरा है मुगल राज्य में प्रांतीय शासन, तीसरा है मुगल राज्य में स्थानीय शासन। मुगल साम्राज्य में केंद्रीय शासन। बादशाह मुगल सम्राट असीम शक्ति संपन्न एवं राज्य का सर्वेसर्वा था। शासन कार्य की समस्त शक्तियां सम्राट में केंद्रीभूत थी। साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ सेना का प्रधान, सेनापति, न्याय का मुख्य न्यायाधीश तथा धार्मिक क्षेत्र का प्रधान था। मंत्री परिषद। साम्राज्य की शासन व्यवस्था में मदद के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। सभी मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही होती थी। इसकी सलाह मानने के लिए सम्राट बाध्य नहीं था। मंत्री परिषद के विभाग इस प्रकार थे: प्रधानमंत्री या वकील, दीवान या वजीर, मीर बख्शी, खाने सामा, सदर सुदूर, मुहातसिब और मीर आतिश और काजी उल कुजात, दरोगाए डाक चौकी। साम्राज्य में सम्राट के बाद ऊंचा पद प्रधानमंत्री या वकील का होता था। वकील के बाद दीवान का पद होता था, जो राजकोष विभाग का अध्यक्ष होता था। सैन्य विभाग का अध्यक्ष मीर बख्शी कहलाता था। घरेलू विभाग का प्रधान खाने सामा कहलाता था। सदर सुदूर के पास दान विभाग, न्याय विभाग तथा शिक्षा विभाग थे। तोपखाने विभाग का अध्यक्ष मीर आतिश कहलाता था। काजी उल कुजात का प्रधान कार्य न्याय की समुचित व्यवस्था करना था। डाक विभाग का अध्यक्ष दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। इन मंत्रियों के अतिरिक्त केंद्र में कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे, जैसे मीर बहर, यह नौ सेना अधिकारी होता था। मीर बार, यह वन अधीक्षक होता था, तथा दरोगाए टकसाल, जो टकसाल का प्रबंध करता था। मुगल राज्य में प्रांतीय शासन। सम्राट अकबर से पूर्व मुगल साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सम्राट अकबर से पहले मुगल साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अतः इस विशाल साम्राज्य का एक केंद्र से शासन करना संभव नहीं था। फलतः उसने उसे 18 सूबों में विभक्त कर दिया। इन प्रांतों के प्रशासन की रूपरेखा भी वैसी ही थी जैसे कि केंद्र की थी। प्रांतीय शासन में अग्रलिखित प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे? सूबेदार, दीवान, सदर, आमिल, बख्शी, पहले जो मैंने आपको बताया ना वो सब। सूबेदार कौन था? प्रांतीय शासन का प्रधान सूबेदार कहलाता था। उसकी नियुक्ति एवं पदच्युति करना सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। उसे सम्राट के आदेश अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। सूबेदार का प्रमुख कार्य प्रांत में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करना, शाही आज्ञाओं का पालन करवाना आदि था। दीवान। सूबेदार के बाद प्रांत का दूसरा अधिकारी दीवान होता था। दीवान की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा होती थी। वह सूबेदार के कार्यों में सहयोग प्रदान करता था। प्रांत की गतिविधियों की संपूर्ण सूचना केंद्र को भेजना भी उसी का कार्य था। सदर दान विभाग का प्रधान होता था तथा उसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होती थी। आमिल का प्रमुख कार्य मालगुजारी वसूल करना होता था। बख्शी, इसका प्रमुख कार्य कृषि योग्य भूमि एवं ऊसर भूमि का वार्षिक आय व्यय का विवरण सरकार को भेजना था।
पोतदार। पोतदार उस अधिकारी को कहा जाता था जो कृषकों से राजस्व वसूल करके राजकोष को सुरक्षित रखे। फौजदार। फौजदार की नियुक्ति प्रांत का सूबेदार करता था। प्रत्येक प्रांत में कई फौजदार होते थे। इनका प्रमुख कार्य विद्रोह का दमन करके प्रांत में शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखना तथा सूबेदार को प्रशासनिक कार्यों में मदद करना था। कोतवाल। प्रांत के प्रत्येक नगर में एक कोतवाल होता था। इसका प्रमुख कार्य यानी कोतवाल का प्रमुख कार्य नगर में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना था। खबर नवीस। सूचनाएं ले जाने के लिए सूचना वाहक होते थे। ये 4 भागों में विभक्त थे। वाक़े नवीस, सरबाना निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारा। मुगल राज्य में स्थानीय शासन। मुगल राज्य में स्थानीय शासन। शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत 3 भागों में विभक्त था: सरकार, परगना तथा ग्राम। प्रत्येक प्रांत अनेक सरकारों या जिलों में विभक्त था। प्रत्येक सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी फौजदार होता था। सरकार में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना फौजदार का प्रमुख कर्तव्य था। सरकार में राजस्व का एक प्रमुख अधिकारी अमलगुजार होता था। प्रत्येक सरकार या जिला अनेक परगनों में विभक्त था। परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार कहलाता था, जो परगने में शांति एवं सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। प्रत्येक परगने में एक कामिल भी होता था, जिसका प्रमुख कार्य भूमि कर का निर्धारण तथा उसकी वसूली करना था। प्रत्येक परगने में कानूनगो भी नियुक्त किए जाते थे। कानूनगो की मदद के लिए अनेक पटवारी होते थे। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव का प्रधान अधिकारी मुकद्दम कहलाता था, जो गांव का मुखिया होता था। इसका प्रमुख कार्य लगान वसूल करना, गांव में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना तथा सरकारी कर्मचारियों की मदद करना था। गांव का दूसरा प्रमुख अधिकारी पटवारी कहलाता था। यह भूमि के लगान से संबंधित रजिस्टर रखता था। ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का बीज रूप में प्रारंभ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन का बीज रूप में प्रारंभ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। सन 1755 तक एक व्यावसायिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व भली भांति स्थापित कर चुकी थी। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी। सन 1772 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक का युग ऐसा रहा जिसे हम दोहरे शासन का काल कहते हैं। कंपनी का शासन तो रहा ही, किंतु ब्रिटिश संसद भी भारतीय प्रशासन संबंधी मामलों में अधिकाधिक रुचि लेने लगी। 1857 की क्रांति ने एक जबरदस्त परिवर्तन का आधार तैयार कर दिया और 1858 से भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। भारत सरकार का संचालन कंपनी से क्राउन के हाथों में आ गया। सन 1947 तक भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया गया। भारत में ब्रिटिश शासन मोटे तौर पर एक जिला आधारित प्रशासन रहा, जिसमें प्रतिष्ठा और पद सोपान, वेतन स्तर आदि के भारी भेदभावों के साथ साथ केंद्रीय प्रशासन और राज्य स्तरीय प्रशासनों के लिए 2 भिन्न भिन्न दिशाएं उभरी। राजस्व और विधि व्यवस्था इस प्रशासन के मूल आधार रहे। भारत में ब्रिटिश काल में लोक प्रशासन के विकास को निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त करके देखा जा सकता है। ठीक है, भारत में जब ब्रिटिश काल में लोक प्रशासन का जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग समझने के लिए ये सब जो है आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग भाग। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का विकास। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की दृष्टि से भारत के संवैधानिक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कंपनी द्वारा सत्ता हस्तांतरण के समय तक 1773 से 1858। दूसरा, ब्रिटेन के प्रत्यक्ष शासन के प्रारंभ से लेकर भारतीयों को शासन का उत्तरदायित्व प्रदान प्रारंभ कर सके 1858 से 1919। तथा तीसरा, प्रांतीय क्षेत्र में आंशिक उत्तरदायित्व प्रदान करने के समय से लेकर सत्ता हस्तांतरण तक 1919 से 1947।
केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही की गई थी। इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को कंपनी के भारतीय प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की गई। एक्ट में व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल की परिषद के सब निर्णय बहुमत से होंगे और गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के निर्णय मानने पड़ेंगे। पीठ के भारतीय अधिनियम ने कार्यकारिणी परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में एक चौथा सदस्य फिर से जोड़ा गया जिसे विधि सदस्य का नाम दिया गया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने इसमें एक सदस्य और बढ़ाया जो वित्त सदस्य कहलाया। सन 1874 के अधिनियम द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए एक सदस्य और जोड़ा गया। 1909 में सैनिक रसद सदस्य के पद को समाप्त कर उसके स्थान पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1919 के एक्ट से पूर्व स्थिति यह थी, इसमें 6 साधारण सदस्य थे। 1919 के जो एक्ट से पहले की स्थिति है वो इस प्रकार है। इसमें 6 साधारण सदस्य थे। सेनापति इसका असाधारण सदस्य होता था। सन 1921 से 1941 तक कार्यकारिणी परिषद में साधारणतः 8 सदस्य रहे, जिनमें से 3 भारतीय होते थे। सन 1941 में अगस्त योजना के पश्चात कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 13 कर दी गई, जिनमें से 8 स्थान भारतीयों को सौंपे गए। सन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जब अंतरिम कार्यपालिका का पुनर्निर्माण हुआ तो सभी स्थानों पर भारतीयों को नियुक्त किया गया और इसकी नियुक्ति भी श्री नेहरू के परामर्श पर हुई। इस परिषद ने कुछ दिनों तक मंत्रिमंडल की भांति कार्य किया, परंतु लीग के सदस्यों द्वारा संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य न किए जाने के कारण आगे चलकर ऐसा संभव नहीं रहा। परिषद के सदस्य अपने अपने अधीन केंद्रीय प्रशासन के विभागों के अध्यक्ष होते थे। उनके साधारण कर्तव्य परामर्शदाताओं की अपेक्षा प्रशासकों जैसे अधिक थे। प्रत्येक सदस्य अपने विभाग के मंत्री के समान राजनीतिक अध्यक्ष होता था और उसके विभाग में स्थायी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या होती थी, जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी स्थायी सचिव होता था। स्थायी सचिव साधारणतया बहुत वरिष्ठ और अनुभवी यूरोपियन अधिकारी होता था। विभागीय सचिव का कर्तव्य होता था कि वह प्रत्येक मामले को विभागीय अध्यक्ष के सम्मुख निर्णय के लिए रखे। इसके साथ वह अपनी सम्मति भी देता था। साधारण मामलों में परिषद का सदस्य अंतिम निर्णय करता और आदेश निकालता था। यदि मामला महत्वपूर्ण होता तो उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। यदि गवर्नर जनरल सदस्य के निर्णय को अस्वीकार करता तो संबंधित सदस्य ऐसे मामले को पूरी परिषद के सम्मुख पेश कर सकता था। एक से अधिक विभागों से संबंधित मामले पर यदि संबंधित विभाग सहमत न हो पाते तो उसे गवर्नर जनरल के पास भेजा जाता था। चलिए जानते हैं कि ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश काल में प्रशासन का जो विकास हुआ उसमें केंद्रीय सचिवालय का विकास किस प्रकार हुआ। कंपनी शासन में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रीय सरकार का सचिवालय गठित किया गया, जिसमें 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक मितव्ययता की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि राजस्व और वित्त विभागों को मिलाकर एक मिश्रित विभाग बना दिया गया। 1843, 1855 और 1862 से 1919 तक सचिवालय में विभागों का पुनर्गठन होता रहा। सन 1919 से 1947 तक का युग केंद्रीय सचिवालय में विभिन्न सुधारों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सन 1919 की लिविलियन स्मिथ कमेटी के सुझाव के आधार पर विभागीय विषयों को पुनर्गठित किया गया। लिखित आलेखों की प्रथा प्रारंभ की गई। केंद्रीकृत भर्ती की व्यवस्था का श्री गणेश हुआ तथा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। 1911 में पुनर्गठित सचिवालय में कुल 11 विभाग बने, जिनके नाम इस प्रकार थे: गृह, विदेशी मामले, वाणिज्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विधि निर्माण,
वित्त, उद्योग, सेना, रेल, सार्वजनिक निर्माण और राजस्व एवं कृषि। 1936 से 37 में नियुक्त होने वाली व्हीलर और मैक्सवेल समितियां, जिन्हें सचिवालय समिति और संगठन तथा प्रक्रिया समिति भी कहते हैं, केंद्रीय सचिवालय के सुधार के लिए व्यापक सुझाव प्रस्तुत किए। व्हीलर समिति की मान्यता थी कि केंद्र और प्रांतों के बीच डेपुटेशन सिस्टम बनाए रखा जाए। आईसीएस के अधिकारी ऑडिट और टैक्स विभाग में कार्य करें तथा डबल नोटिंग सिस्टम को समाप्त किया जाए। सन 1941 में नागरिक प्रतिरक्षा, सूचना एवं प्रसारण तथा प्रवासी भारतीयों से संबंधित विभाग स्थापित किए गए। 1942 में खाद्य विभाग बना तथा 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग बनाए गए। द्वितीय महायुद्ध के बाद यद्यपि सचिवालय में सामान्य परिवर्तन हुए, किंतु सबसे महत्वपूर्ण घटना शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्रालयों का विभाजन थी। 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय में 19 विभाग थे, जिनका फिर से पुनर्गठन एवं सुधार करने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने सर गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में सचिवालय पुनर्गठन समिति की स्थापना की। वित्तीय प्रशासन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद प्रांतों को वित्त के संबंध में बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्रता दी गई, किंतु 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि किसी प्रांतीय सरकार को नए पद अथवा नए वेतन या भत्ते की स्वीकृति का अधिकार नहीं होगा, जब तक गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। 1833 से 1870 ईस्वी तक प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में ही काम करती थी। उन्हें कर लगाने अथवा उसे खर्च करने का कोई अधिकार नहीं था। स्ट्रैचे के शब्दों में 1833 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत के सब प्रांतों से प्राप्त होने वाले राजस्व को एक ही निधि समझा जाता था, जिसमें से व्यय की स्वीकृति का अधिकार केवल कौंसिल स्थित गवर्नर जनरल को ही था। सर्वप्रथम 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा एक निश्चित योजना को अपनाया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। जेलें, रजिस्ट्रेशन, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, सड़कें, छपाई आदि के व्ययों की मदों तथा उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया। प्रांतों को कुछ निश्चित वार्षिक अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 1877 में स्ट्रैचे ने एक नवीन योजना प्रस्तावित की। इस योजना के अनुसार भूमि कर, स्थानीय चुंगी, स्टैंप, स्टेशनरी, कानून तथा न्याय और सामान्य प्रशासन जैसे व्यय की कुछ मदें प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दी गई। इनकी व्यवस्था के लिए तथा खर्चा पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों को चुंगी, स्टैंप आदि से प्राप्त होने वाले राजस्व में से कुछ भाग और दिया गया। वित्तीय मामलों में प्रांतीय सरकारों को और अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए 1882 ईस्वी में एक नई योजना प्रस्तावित की गई। इस नई योजना के अनुसार राजस्व के समस्त साधनों को 3 भागों में विभक्त किया गया: केंद्रीय, प्रांतीय तथा विभाजित। केंद्रीय मदों से प्राप्त होने वाले राजस्व को केंद्रीय प्रशासन पर और प्रांतीय मदों से प्राप्त होने वाले राजस्व को केवल प्रांतों के नियंत्रण में दिया गया। विभाजित मदों से प्राप्त होने वाली आय को केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया गया। यद्यपि लॉर्ड कर्जन प्रशासन के केंद्रीकरण में विश्वास करता था, लेकिन उसने केंद्रीय, प्रांतीय तथा विभाजित मदों के पुराने वर्गीकरण को जारी रखा। विकेंद्रीकरण के संबंध में 1907 में चार्ल्स हॉबहाउस की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया। इसने सिफारिश की कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय राजस्व में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय प्रशासन में उत्तरदायित्व के तत्व का प्रवेश हुआ और प्रांतों के बजट केंद्रीय सरकार से बिल्कुल पृथक कर दिए गए और प्रांतीय सरकारों को अपने बजटों के निर्माण का पूरा अधिकार दिया गया।
केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय के साधनों और व्यय की मदों पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार दिया गया। प्रांतों को पहली बार पूर्णतया प्रांतीय या स्थानीय प्रकृति के कर लगाने का अधिकार दिया गया। वित्त के क्षेत्र में माउंटफोर्ड सुधारों 1919 से प्रांतों को कुछ वास्तविक स्वायत्तता मिली। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। अतः इस अधिनियम के द्वारा संघीय सरकार द्वारा प्रांतों में 3 सूचियों के आधार पर न केवल कार्यों का वर्गीकरण किया गया, अपितु वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया। संघीय सरकार तथा राज्यों के पृथक पृथक आगम साधन रखे गए। कुछ सीमा में प्रांतों को उधार लेने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतों को अपना घाटा पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से नियमेयर रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नियमेयर रिपोर्ट इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि आयकर की भी आधी धनराशि प्रांतों में बांट दी जाए। स्थानीय शासन का विकास। भारत में वर्तमान स्थानीय शासन संस्थाओं की रचना और विकास अंग्रेजी शासन की देन है। इनकी रचना ब्रिटिश संस्थाओं के नमूने पर अंग्रेजों ने की और उन्हीं के शासनकाल में इनका विकास हुआ। स्थानीय शासन का प्रारंभ प्रेसिडेंसी नगरों में रहते हुए 1687 ईस्वी में मद्रास के लिए एक निगम की स्थापना की गई। 1726 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इन 3 प्रेसिडेंसी नगरों में मेयरों की अदालतें स्थापित करने का अधिकार दिया गया। 1850 में एक अधिनियम सारे भारत के लिए स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतों के कुछ बड़े नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय संस्थाओं को काफ़ी बढ़ावा मिला। उनके स्वरूप को लोकतांत्रिक बनाया गया तथा उनके कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि की गई। मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। सन 1937 में प्रांतों में उत्तरदायी मंत्रिमंडलों के निर्माण के फलस्वरूप स्थानीय संस्थाओं के प्रजातंत्रीकरण के कार्य में काफ़ी प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय प्रशासन। अंग्रेजी शासनकाल में क्षेत्रीय शासन का विकास हुआ। प्रांत जिलों में विभक्त थे। कुछ प्रांतों में जिलों का सामूहिकरण कर संभाग का निर्माण किया गया था। संभाग का अधिकार आयुक्त यानी कमिश्नर तथा जिले का अधिकारी कलेक्टर कहलाता था। आयुक्त व कलेक्टर ICS के वरिष्ठ अधिकारी होते थे। कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी होता था। वह जिले में प्रशासनिक यंत्र को गतिमान रखता था। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका कर्तव्य था। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह न्यायिक एवं कार्यकारिणी कार्यों का संपादन करता था। न्याय प्रशासन। ब्रिटिश शासन में न्याय व्यवस्था अच्छी थी। न्याय का कार्य संघीय न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के हाथों में था। सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश तथा सरकार द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय के क्षेत्र में प्रारंभिक एवं अपीलीय तथा परामर्श संबंधी विषय थे। प्रांतों में उच्च न्यायालय का गठन सन 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इन न्यायालयों को दीवानी, आपराधिक, वसीयती, गैर वसीयती और वैवाहिक क्षेत्राधिकार, मौलिक एवं अपील दोनों प्रकार के प्राप्त थे। जिलों में अधीनस्थ न्यायालय थे। ये न्यायालय 2 प्रकार के थे, अधीनस्थ दीवानी न्यायालय और अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय। लोक सेवा का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन से अपने कंपनी सेवक चुनते समय अत्यंत सावधानी बरती, किंतु सुसंगठित कार्य प्रणाली के अभाव तथा उस शताब्दी की आचार संहिता ने सारी व्यवस्था को लूट प्रथा में बदल डाला। इसके अतिरिक्त कंपनी की वाणिज्यिक नौकरियों की प्रकृति योग्यता आधारित प्रशासकीय सेवाओं के विकास में एक भारी बाधा सिद्ध हुई। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरलों ने भू राजस्व की वसूली एवं व्यवस्था की स्थापना के
क्षेत्रों में लोक सेवाओं की आधारशिला रखकर अत्यंत ही स्पृहणीय आरंभिक कार्य किया। सेटनकार के शब्दों में कॉर्नवालिस कोड ने सत्ता की सीमाओं को परिभाषित किया। न्याय की भ्रूण हत्या के विरुद्ध नियमित अपीलीय व्यवस्था की पद्धतियां निर्मित की और राजस्व, पुलिस तथा दीवानी और फौजदारी न्याय के क्षेत्रों में भारतीय लोक सेवाओं की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने लोक प्रशासकों का बड़ी सावधानी से चयन कर उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षणार्थ भेजा। मुनरो, माल्कम, एल्फिंस्टन तथा अन्य कितने ही प्रतिष्ठित लोक सेवकों ने स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में ऐसी नई और गौरवशाली परंपराओं की सृष्टि की जिनके महत्वपूर्ण परिणाम आगामी पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। मुनरो और एल्फिंस्टन जैसे प्रशासकों ने भारतीय प्रशासन में सुधार की दृष्टि से कई सुझाव दिए। मुनरो ने मद्रास सरकार को सुझाव दिया कि कलेक्टर के पद के साथ दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट की सत्ता भी अंतर्निहित की जाए तथा ग्रामीण पुलिस का प्रबंध गांव के मुखिया के हाथों में सौंपा जाए। बम्बई सरकार में कार्यरत एल्फिंस्टन ने प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रथम, कानूनों की संहिताएं बनाने का कार्य। द्वितीय, भारतीयों को प्रशासन कार्यों में अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य तथा तृतीय, शिक्षा के प्रसार का कार्य ताकि लोग प्रशासन के दायित्वों को अधिक से अधिक ग्रहण कर सके। मुनरो और एल्फिंस्टन के अधूरे कार्यों को पूरा करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को है। उसने योग्यतम भारतीय अधिकारियों को न्यायिक कार्यों के संपादन में हिस्सेदारी प्रदान की। उनके लिए उच्च वेतनमान वाला पद डिप्टी कलेक्टर सृजित किया। उसने लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद का कानूनी सदस्य मनोनीत किया, जिसने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार करने में प्रमुख योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुनरो, एल्फिंस्टन, बेंटिक, ट्रेवेलियन, मेटकाफ तथा मैकाले जैसे अंग्रेज प्रशासकों की यह धारणा थी कि भारत का प्रशासन भारतीयों के हित में किया जाए। इस समय तक भारत के औपनिवेशिक प्रशासन में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कन्वेंटेड और अनकन्वेंटेड दोनों प्रकार की सेवा व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी थी। अनकन्वेंटेड लोक सेवा की आवश्यकता कंपनी प्रशासन ने इसलिए अनुभव की कि कंपनी के राजनीतिक कार्य बढ़ते जा रहे थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक उदार भारतीयकरण की नीति का प्रबल पोषकों में से एक थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मनोनय नीति का दुरुपयोग जब एक भ्रष्टाचार कांड के रूप में कंपनी प्रशासन को बदनाम करने लगा तो सन 1854 में सर चार्ल्स वुड ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करके स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की। इस समिति ने उन नियमों तथा उपनियमों की व्यवस्था की जिनके अनुसार कवेनेंटेड सेवा सामान्य उन्मुक्त प्रतियोगिता के लिए खोल दी गई। फलतः हेल्बरी कॉलेज लंदन, जो अब तक भर्ती और प्रशिक्षण का केंद्र था, सन 1885 में बंद कर दिया गया। सन 1858 में कंपनी शासन के अंत और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन की सरकार की स्थापना से प्रशासन तंत्र को सरकार बना दिया। सर एडमंड ब्लंट के शब्दों में उच्च भारतीय प्रशासन अधिकारी वास्तव में भारत के मालिक, ओनर बन बैठे। किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी होने के स्थान पर वे अपने को आपस में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी समझने लगे। इस मनोवृत्ति का एक परिणाम यह निकला कि भारतीय प्रशासन में उच्च सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सामने आने लगी। सन 1886 से 1923 तक जिन 3 शाही आयोगों की नियुक्ति हुई वे भारतीय लोक सेवाओं के विकास इतिहास में 3 महत्वपूर्ण चरण कहे जा सकते हैं। प्रथम आयोग ने, जिसे एचिसन आयोग 1886 भी कहा जाता है, भारत सरकार को यह सलाह दी
कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय लोक सेवा का गठन करे। आयोग ने कन्वेंटेड लोक सेवाओं में भर्ती के लिए इंग्लैंड और भारतवर्ष में साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा लिए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, किंतु उसकी अन्य सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने प्रोविंशियल नामक लोक सेवाओं के 2 नए काडरों का गठन किया। दूसरा आयोग, जो इंस्लिंगटन आयोग के नाम से अधिक जाना जाता है, सन 1917 में गठित हुआ। इस आयोग ने इंग्लैंड और भारत में साथ साथ ली जाने वाली प्रतियोगिता भर्ती परीक्षाओं की राष्ट्रीय मांग को स्वीकृति दी। इसने यह भी अनुशंसा की कि भारतीय उच्च लोक सेवाओं में 25% पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे जाए और इन सुरक्षित पदों पर चुने जाने वाले भारतीय प्रत्यक्ष भर्ती व्यवस्था द्वारा लिए जाए और शेष को प्रांतीय लोक सेवाओं में से पदोन्नत किया जाए। आयोग ने इंपीरियल और प्रोविंशियल लोक सेवाओं के गठन पर बल ही नहीं दिया, बल्कि उनके संबंधों के विकास के भी दिशा निर्देश प्रस्तुत किए। तीसरा आयोग, जिसे ली आयोग के नाम से जाना जाता है, सन 1923 में गठित किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष ली ऑफ फर्नहाम की यह निश्चित मान्यता थी कि द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो विषय हस्तांतरित प्रांतीय विषय है, उनके शासन को चलाने वाली लोक सेवाओं पर राजनीतिक नियंत्रण को कठोर बनाया जाए। इस शाही आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही भारतीय लोक सेवाओं में भारतीयकरण की प्रक्रिया के 2 भिन्न भिन्न रूप सामने आए। एक ICS में भारतीयकरण और दूसरे केंद्रीय सेवाओं में भारतीयकरण। सन 1919 का भारतीय शासन अधिनियम वह पहला कानूनी दस्तावेज था जिसने ब्रिटिश क्राउन की इन शाही सेवाओं का एक निश्चित एवं सुस्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस अधिनियम के अनुसार जिन सेवाओं और विभागों के सदस्य स्थायी तथा प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम गवर्नमेंट के अधीन थे, उन्हें यहाँ से आगे सेंट्रल सर्विसेज या केंद्रीय सेवाएं कहा गया। इस प्रकार की सेवाएं थी रेलवे, कस्टम, ऑडिट तथा अकाउंट्स तथा मिलिट्री अकाउंट्स। इसी प्रकार इस श्रेणी के विभागों में डाक तार विभाग के कर्मचारी आते हैं, जिन्हें इंपीरियल सर्विस का स्तर नहीं दिया गया। अन्य इंपीरियल सेवाओं का फिर से नामकरण किया गया और उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं की संज्ञा दी गई। ये ऑल इंडिया सर्विसेज थी। इंडियन सिविल सर्विस ICS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स तथा इंडियन एजुकेशनल सर्विस, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं भारत सचिव के अभिभावकत्व में अपना कार्य करती थी। प्रांतीय सेवाओं के नाम उनके अपने प्रांतों के नाम पर रखे गए, जैसे बम्बई सिविल सर्विस, मद्रास सिविल सर्विस आदि। साइमन कमीशन योजना के अनुसार प्रस्तावित इन संघीय और प्रांतीय सेवाओं के अधिकारों और विशेष अधिकारों को सन 1935 के भारत अधिनियम में कानूनी रूप दिया गया और इन सेवाओं के कर्मियों की पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, सेवानिवृत्ति, शर्तों इत्यादि की व्यवस्था को सुरक्षित बनाया गया। इसी अधिनियम ने संघीय तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का गठन किया, जिनका कार्य 3 प्रकार के लोक सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कार्मिक अभिकरणों के रूप में कार्य करते रहना था। 1919 का भारत शासन अधिनियम तथा प्रशासन का विकास। 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में लोक प्रशासन एवं प्रशासनिक संस्थाओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लोक प्रशासन की दृष्टि से अधिनियम का प्रमुख योगदान इस प्रकार है। लोक प्रशासन की दृष्टि से अधिनियम जो था 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसका क्या योगदान है, चलिए जानते हैं। इस अधिनियम यानी 1919 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा शासन के विषयों का विभाजन कर दिया गया। जिन विषयों का संबंध पूरे देश से था, उन्हें केंद्रीय सरकार को सौंप दिया गया और स्थानीय समस्याओं से संबद्ध विषय प्रांतीय सरकारों को सौंप दिए गए। 1919 के अधिनियम ने भारत सचिव की भारतीय प्रशासन संबंधी शक्तियों में तो कोई परिवर्तन नहीं किए,
किंतु उस पर संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया। अब तक भारत सचिव तथा उसके विभाग पर होने वाला खर्च भारत के राजस्व में से वसूल किया जाता था, लेकिन अब यह सारा व्यय संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि में से होने लगा। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि भारत सचिव के वेतन पर मतदान के समय उसकी नीति को चुनौती दी जा सकती थी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप इंडिया ऑफिस का प्रशासन सीधे संसद के नियंत्रण में आ गया। अब उसकी भी ब्रिटिश सरकार के अन्य विभागों की तरह आलोचना हो सकती थी। प्रांतीय प्रशासन संबंधी कुछ मामलों में भारत सचिव की शक्ति में कमी हो गई। इसका कारण था प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना। अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का भी उपबंध किया था। इस आयोग का कार्य था लोक सेवाओं की भर्ती करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो परिषद सहित भारत सचिव के बनाए हुए नियमों द्वारा उसे सौंपे जाए। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवाओं को सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया गया। वे सेवाएं और विभाग जो भारत की केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष तथा स्थायी नियंत्रण में थे, उन्हें केंद्रीय सेवाओं का नाम दिया गया। इन सेवाओं में मुख्य रूप से रेलवे, कर एवं चुंगी, डाक एवं तार विभाग थे, जो कि भारतीय सेवाओं के रूप में नामकरण किया गया था। सेवाएं थी, इन सेवाओं में मुख्य रूप से रेलवे, कर एवं चुंगी, डाक एवं तार विभाग थे, जो कि तकनीकी दृष्टि से इंपीरियल सेवाओं में शामिल नहीं थे। इनके अतिरिक्त इंपीरियल सेवाएं थी जिनका अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में नामकरण किया गया था। ये सेवाएं थी इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन वेटरनरी सर्विस तथा इंडियन मेडिकल सर्विस। 1919 के अधिनियम के तहत प्रथम 3 सेवाएं रक्षित क्षेत्र में कार्यरत थी और शेष अन्य सेवाएं हस्तांतरित क्षेत्र में कार्यरत थी। अधिनियम 1919 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा भारतीय प्रशासन के वित्तीय नियंत्रण का भी प्रबंध किया गया। इस प्रयोजन के लिए परिषद सहित भारत सचिव को अधिकार दिया गया था कि वह भारत में एक महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कर सकता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम तथा प्रशासन का विकास। 1935 का भारत शासन अधिनियम तथा प्रशासन का विकास। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में संघ व्यवस्था की शुरुआत करने का सुझाव दिया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति और उनके स्थान पर प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना की गई। प्रांतीय शासन का संपूर्ण क्षेत्र उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया गया और गवर्नर से यह आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन के कार्य का संचालन किया जाएगा। लोक प्रशासन की दृष्टि से अधिनियम का प्रमुख योगदान इस प्रकार है। 1935 का अधिनियम जो है लोक प्रशासन की दृष्टि से उसका योगदान इस प्रकार है। 1935 का अधिनियम के योगदान। अधिनियम द्वारा संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान रखा गया, अतः शक्ति विभाजन की योजना प्रस्तावित की गई। अधिनियम में केंद्रीय विषयों की एक संघीय सूची और प्रांतीय विषयों की प्रांतीय सूची बनाई गई। इसके अतिरिक्त इसने एक तीसरी समवर्ती सूची भी बनाई। संघ सूची में 59 विषय थे जिन पर केंद्रीय विधानमंडल ही कानून बना सकता था। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे जिन पर केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार था। अधिनियम द्वारा लोक सेवाओं की संरचना में व्यापक फेरबदल किया गया। इंडियन सिविल, पुलिस तथा मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाओं को भारत सचिव के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया और इन पर गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रांतों में भी लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाओं तथा पदों पर विधानमंडलों का नियंत्रण स्थापित किया गया, किंतु सिविल सर्विस के हितों की सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए। अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था मेयर समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। राजस्व के स्रोत सूची प्रणाली के अनुसार थे। प्रांतों की आय का स्रोत प्रांतीय विषयों से प्राप्तियां थी। वित्तीय प्रशासन में भारत के महालेखाकार की
प्रमुख भूमिका होती थी। वह केंद्र तथा प्रांतों दोनों के ही लेखाओं पर नियंत्रण रखता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई। विधायिका द्वारा लोक लेखा समिति के जरिए खर्च पर वित्तीय नियंत्रण रखा जाता था। अधिनियम ने संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबंध किया था। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों से आशा की जाती थी कि वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें तथा एक दूसरे के क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण न करें। यदि क्षेत्राधिकारों के पारस्परिक अतिक्रमण की कुछ समस्याएं उठती तो उनका निर्णय करना संघीय न्यायालय का काम था। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के क्या प्रभाव चलिए जानते हैं। आधुनिक भारतीय प्रशासन के विकास में ब्रिटिश शासनकाल का बहुत महत्व है। 1947 में सत्ता का हस्तांतरण के साथ ही अंग्रेज भारत का शासन छोड़कर चले गए, लेकिन प्रशासन का जो विशाल शासन तंत्र था वह बिल्कुल वैसा ही बना रहा। उसका गठन, उसका आकार, उसके कार्य का ढंग, उसके अंगों के बीच पारस्परिक संबंध, ये सब ज्यों के त्यों बने रहे। नई सरकार के लिए यह बिल्कुल असंभव था कि किसी लेनिन की सलाह राज्य के शासन तंत्र को तोड़ दीजिए को मानकर इस विरासत को ठुकरा देती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में संविधान सभा में ऑल इंडिया सर्विसेज की जोरदार हिमायत करते हुए कहा, मैंने इस कठिन समय में उनके साथ काम किया है। अगर उन्हें हटा दिया गया तो मेरे ख्याल से सारे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की विरासत अथवा प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। संसदीय शासन और संघीय ढांचा एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश विरासत है। जिस संसदीय लोकतंत्र पर भारत के नए संविधान की शासन व्यवस्था आधारित है, उसे हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया है। सेठ गोविंद दास ने संविधान सभा में कहा था, हम उत्तरदायी शासन चाहते हैं, यहाँ हमें ब्रिटिश शासन पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। इसी प्रकार हमारी संघात्मक व्यवस्था का ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावित संघीय ढांचे की सत्य प्रतिलिपि है और इस अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। मॉरिस जोन्स के शब्दों में, ब्रिटिश संसद ने भारत की सरकार का ढांचा निर्धारित करने के लिए जो अंतिम एक्ट अर्थात 1935 का एक्ट पारित किया था, उसका झुकाव स्पष्ट रूप से संघवाद की ओर था। अतः संघीय ढांचा ब्रिटिश विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग था। ब्रिटिश प्रशासन में जिला प्रशासन की केंद्रीय इकाई था। सभी प्रांत जिलों में बटे हुए थे। अधिकांश प्रांतों में कई जिलों को मिलाकर संभाग बनाए गए थे। हर प्रांत में प्रत्येक जिला कई सब डिवीजनों में बटा हुआ था और सब डिवीजन भी आगे तहसीलों या तालुकों में बटे हुए थे। हर तहसील या तालुके में कई गांव थे। स्वतंत्र भारत की नई सरकार को शासन का यह ढांचा विरासत में मिला। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन की हर इकाई में एक ऐसा अधिकारी होता था जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। जैसे संभाग में संभागायुक्त, जिले में कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर होता था, सब डिवीज़न में सब डिविजनल ऑफिसर होता था और तहसील में तहसीलदार या मामलातदार होता था। जिले के मुख्य अधिकारी के साथ ही जिले का पुलिस सुपरिटेंडेंट और चीफ इंजीनियर जैसे विशेषज्ञ अधिकारी भी हर जिले में थे। जहां तक अपने विभाग से संबंधित विशेष कार्य की बात थी, ये अधिकारी प्रांतीय सरकार में अपने अलग अलग विभागों के प्रति जिम्मेदार थे। लेकिन जिले के आम शासन के मामले में ये अधिकारी जिले के प्रमुख अधिकारी के अधीन होते थे और उसके निर्देश के अनुसार काम करते थे। आज भी स्वतंत्र भारत में जिला प्रशासन लगभग इसी ब्रिटिश विरासत का ऋणी है। ब्रिटिश शासन की एक अन्य विरासत इंडियन सिविल सर्विस थी। रजनी कोठारी के शब्दों में, भारत को अंग्रेजों से जो प्रशासनिक संस्थाएं विरासत में मिली, उनमें सिविल सेवाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ICS में जाना सिर्फ एक अच्छी और दिलचस्प नौकरी की गारंटी मात्र ही नहीं था, बल्कि इसमें नौकरी के साथ ही बड़ा सम्मान भी था। इस सर्विस के लोग ही सत्ता के एकमात्र केंद्र थे। न केवल जिला अधिकारियों अपितु केंद्र और प्रांतों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर इसी सर्विस के लोगों को नियुक्त किया जाता था। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की सेवा IAS बनाई गई है
अखिल भारतीय सेवाओं की अवधारणा भी ब्रिटिश विरासत है। सन 1919 में 9 अखिल भारतीय सेवाएं थी, जैसे इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस आदि। स्वतंत्र भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान हैं और कतिपय नई सेवाओं के गठन के लिए समय समय पर प्रस्ताव रखे गए हैं। आईसीएस में आने वाले अंग्रेजों और भारतीयों को भर्ती के बाद समान रूप से स्थायी आधार पर किसी एक प्रांत की सेवा में रख दिया जाता था। पहले उन्हें किसी जिले में रखा जाता था, जहां कुछ समय तक उन्हें किसी अनुभवी अफसर के मार्गदर्शन में काम करना पड़ता था। आगे चलकर वे खुद जिले के शासन का कार्यभार संभाल लेते थे। उन्हें कुछ समय तक प्रांत के सचिवालय में भी काम करना पड़ता था। कुछ समय के लिए उन्हें केंद्रीय सचिवालय में भी डेपुटेशन पर भेजा जा सकता था, लेकिन इस हालत में भी उन्हें मूलतः उसी प्रांत का अधिकारी माना जाता था जिसमें उन्हें शुरू में रखा गया होता था, और आगे चलकर उन्हें उसी प्रांत में वापस भी जाना पड़ता था। केंद्र में सीनियर पद आईसीएस लोगों के लिए होते थे। केंद्र सरकार प्रांतों से आईसीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर उन्हें इन पदों पर नियुक्त कर लेती थी। स्वतंत्र भारत में एसीएस के बारे में बिल्कुल ऐसी ही पदावधि प्रणाली टेन्योर सिस्टम आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। स्वतंत्र भारत में न्याय प्रशासन और कानून के शासन की अवधारणा महत्वपूर्ण ब्रिटिश विरासत है। पुलिस प्रशासन आईपीसी, सीआरपीसी आज भी ब्रिटिश विरासत है। आज भी यह ब्रिटिश धारणा बनी हुई है कि पुलिस सिविल प्रशासन या कलेक्टर के अधीक्षण में काम करे और कानून तथा व्यवस्था का अधिकारी पुलिस अधीक्षक ना होकर कलेक्टर को माना जाए। ब्रिटिश काल में केंद्रीकरण की जिस प्रवृत्ति ने जन्म लिया, उसने 3 प्रकार की लोक सेवाएं उभर कर सामने आई: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा प्रांतीय सेवाएं। स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक कार्य इन्हीं 3 प्रकार की अस्त व्यस्त और बिखरी हुई लोक सेवाओं के साथ आरंभ हुआ। भारत में स्थानीय शासन का जो ढांचा प्रचलित है, वह लगभग उसी रूप में चल रहा है जैसा ब्रिटिश काल में प्रचलित था। यद्यपि स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थिति, सत्ता और दायित्वों में एक मौलिक अंतर आया है और स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक हो गया है, तथापि इसका ढांचा ब्रिटिश काल के ढांचे पर ही आधारित है। 1835 में मैकाले के प्रसिद्ध नोट के फलस्वरूप ब्रिटिश राज ने अपना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह था अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा देने का। इसके पहले भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक व्यक्ति अंग्रेजी भाषा और साहित्य के संपर्क में आए। इस शिक्षा ने अंग्रेजी पढ़े लिखे एक नए वर्ग की सृष्टि की, जो पाश्चात्य संस्कृति और राजनीतिक विचारों से प्रभावित था और अंग्रेजी अफसरों के नीचे काम करने को तैयार था। बहुत से अंग्रेजी शिक्षितों ने वकालत का पेशा अपनाया। कुछ अध्यापक हुए और कुछ व्यापार उद्योग में लगे। थोड़े से भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करके आईसीएस बनने की आकांक्षा से इंग्लैंड भी पहुँचे। यह भारत का नया मध्यम वर्ग था। इस वर्ग के जरिए अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इसी वर्ग के जरिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और वैधानिक शासन के विचार फैले और इसी वर्ग से अंग्रेजी राज को चुनौती देने वाले नेता उठे। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा की उपज यह वर्ग ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी विरासत है। इसी वर्ग ने अंत में अंग्रेजों से सत्ता ग्रहण की। प्रशासन में सचिवालय और निदेशालय प्रणाली तथा लोक सेवा में सामान्यज्ञ की प्रधानता ब्रिटिश काल से अब तक निरंतर जारी है। अनामता और राजनीतिक तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत में ज्यों की त्यों अपना लिया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में बहुत कुछ ब्रिटिश नमूने की शासन पद्धति को अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर स्वीकार किया गया है। भारतीय प्रशासन का जो मॉडल आज हमारे सामने है, वह एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है और उस पर ब्रिटिश कालीन प्रशासन की स्पष्ट गहरी छाप है। चलिए जानते हैं भारत में ब्रिटिश कालीन अथवा औपनिवेशिक प्रशासन की विशेषताएं। ठीक है, यानी ब्रिटिश काल में भारत के प्रशासन में क्या विशेषता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन की भारत में क्या विशेषता है। ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन के ऐतिहासिक विकास में ब्रिटिश शासन का विशिष्ट महत्व है। इस काल में प्रशासनिक ढांचे की रचना हुई। प्रशासन में प्रजातंत्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सूत्रपात हुआ। न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। भूमि व्यवस्था की
निश्चित योजना लागू की गई, दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण हुआ। तथापि यह एक औपनिवेशिक शासन तंत्र था जिसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी। लोक प्रशासन की प्रकृति नौकरशाही की थी। संपूर्ण प्रशासन नौकरशाही द्वारा संचालित था। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक ढंग की नौकरशाही या अधिकारी तंत्र कायम किया जिसमें नियुक्ति योग्यता के आधार पर खुली परीक्षा लेकर होती थी। ब्रिटेन से भी पहले भारत में यह तरीका लागू किया गया। इसके फलस्वरूप ICS की सृष्टि हुई। लोक प्रशासन की संगठनात्मक संरचना केंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर हुई थी। सारी शक्ति भारत मंत्री, गवर्नर जनरल, गवर्नरों, कमिश्नरों और कलेक्टरों के हाथों में थी। सन 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना का प्रावधान किया गया था और 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के लागू होने पर प्रांतों के गवर्नरों ने जिस ढंग से कार्य किया था उसके कारण गवर्नर जनरल, भारत सचिव आदि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। शासन का ढांचा पूर्णतः सोपानबद्ध हायरार्किकल था। सत्ता की कड़ी प्रांतीय सरकार से कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार से होती हुई गांव के मुखिया तक पहुंची थी। भारत में लोक प्रशासन की क्रियाएं और गतिविधियां काफ़ी सीमित थी। प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। औपनिवेशिक प्रशासन की सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। लोक प्रशासन जनहित की भावना से पूर्णतः शून्य थे। ब्रिटिश नौकरशाही ने जनता के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उनकी प्रशासनिक क्रियाओं का उद्देश्य अंग्रेज स्वामियों का हित होता था तथा वे अपने को ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी मानते थे। लोक प्रशासन भय और आतंक पर आधारित था। दमन और करों की वसूली नौकरशाही के मुख्य उद्देश्य थे। पुलिस, वन विभाग, मालगुजारी वसूल करने वाले कर्मचारी रिश्वत और आतंक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। साम्राज्यवादी युग में विकास और जन कल्याण संबंधी गतिविधियों के अभाव में तथा औपनिवेशिक सरकार के राजस्व तथा मजिस्ट्रेसी के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण केंद्र तथा प्रांत दोनों ही स्तरों पर तकनीकी एवं विशेषज्ञ लोक सेवाएं या तो जन्म ही नहीं ले सकी अथवा एक अधीनस्थ स्थिति में रहते हुए अपने शैशवकाल में ही रही। ब्रिटिश काल में भारत में लोक प्रशासन की एक विशेषता उसकी सिविल सेवा का वर्गीय आधार का होना था। इंडियन सिविल सर्विस में केवल कुलीन, उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग के व्यक्तियों की ही नियुक्ति संभव थी। भारत में एक ही काल और एक ही समय में लोक प्रशासन के दो रूप थे, ब्रिटिश भारत का प्रशासन एवं देसी भारत की रियासतों का प्रशासन। ब्रिटिश भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकरूपता थी, समान न्याय व्यवस्था और समान संगठनात्मक संरचना थी, जबकि देसी रियासतों के प्रशासन में बड़ी विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में मध्यकालीन सामंतवादी प्रशासन प्रचलित था तो कुछ में आधुनिक प्रशासन का सूत्रपात हो गया था। ब्रिटिश शासनकाल में लोक प्रशासन में कुशलता और अनुशासन के गुण विद्यमान थे। आदेशों की अवहेलना नहीं होती थी। उच्च अधिकारियों का चरित्र संदेह से परे था। कुशलता की दृष्टि से ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन को विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्वतंत्र उत्तर प्रशासन, पोस्ट इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। छठा रूप जो है प्रशासन का, भारतीय प्रशासन के ऐतिहासिक विकास में छठा रूप है स्वतंत्र उत्तर प्रशासन, पोस्ट इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन आया है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में लोकतंत्र, विकास और समाजवाद के लिए लोक प्रशासन युग की शुरुआत हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्रशासन को नए और विशिष्ट महत्व के कार्यों के संपादन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। जो प्रशासन औपनिवेशिक शोषण और दमन का यंत्र था वह अब संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का सेवक बन गया। संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की मूर्तिमान संस्था का रूप संसद ने ग्रहण किया, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से गठित की गई। लोक प्रशासन को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। अब लोक प्रशासन का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्यों, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त करने के लिए हो गया। ब्रिटिश राज में जहां प्रशासन पुलिस राज्य का यंत्र था, वह अब जन कल्याणकारी राज्य का उपकरण हो गया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 भारत का संविधान दिसंबर 1954 में संसद ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया और अब प्रशासन समाजवादी समाज की स्थापना करने वाला उपकरण बन गया है। अब प्रशासन का कार्य है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, धन और उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण रोकना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से दुर्बल वर्गों की रक्षा करना, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना आदि आदि। अब प्रशासन कानून और व्यवस्था मात्र बनाने वाला उपकरण नहीं है, अपितु जन कल्याण और आर्थिक विकास का अभिकर्ता है। विभिन्न पंचवर्षीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासन के कंधों पर डालकर उसे अपने मालिकों के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक बना दिया गया है। अब लोक प्रशासन आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में भाग लेने लगा। ग्रामीण विकास और गांवों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की गति को तीव्र करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही डाला गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से गांवों में जागृति लाने का कार्य लोक प्रशासन को ही करना था। पंचायती राज की स्थापना से अधिकारियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ साथ काम करने की आदत विकसित करनी पड़ी। राजस्व प्रशासन के साथ विकास प्रशासन का मिश्रण किया गया। कलेक्टर और तहसीलदार राजस्व के साथ साथ विकास प्रशासन के क्रियान्वयन के आधार स्तंभ बन गए। नए नए तकनीकी विभागों जैसे कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विनिवेश विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सरकारी सेवाओं में सामान्यज्ञों के बजाय विशेषज्ञों के सैकड़ों पद सृजित हुए और औपनिवेशिक चरित्र वाला प्रशासन लोकतांत्रिक प्रशासन में रूपांतरित होने लगा। आज लोक प्रशासन में प्रक्रियात्मक सुधार एवं प्रशासकों के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का केंद्रीय सचिवालय, द सेंट्रल सेक्रेटरीट, संगठन एवं कार्यप्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग। इसके बाद वो चैप्टर आएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।